मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, 20 जुलाई को गुलशन इकबाल के रिहायशी उबैद अहमद अपने ही घर में मुर्दा हालत में पाए गए। सर, किसी ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक 9mm पिस्टल से शूट करके हलाक कर दिया। योर ऑनर, बज़ाहिर तो ये एक डकैती की वारदात लग रही थी, लेकिन पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये जाहिर हुआ कि असल में ये वारदात कत्ल की थी, जिसे डकैती का रंग दिया गया। योर ऑनर, मकतूल के कमरे की अलमारियां खुली हुई थी और कीमती सामान बिखरा हुआ था, जिसमें लैपटॉप और सेलफोन तक शामिल था। लेकिन ये कीमती अशिया चोरी नहीं की गई और आखिर में इस वारदात को डकैती का रंग देने के लिए कातिल ने मकतूल का वॉलेट उठाकर उसे खाली कर दिया। योर ऑनर, जब पुलिस को इस बात का यकीन हो चला कि ये असल में कत्ल की वारदात थी और डकैती का तो सिर्फ रंग दिया गया, तो उन्होंने मकतूल के खानदान से पूछताछ शुरू की। मकतूल के छोटे भाई सिराज अहमद ने चंद वजूहात की बिना पर कटहरे में खड़े मुल्जिम हम्माद खान पर शक जाहिर किया और इन्हें बतौर मुल्जिम नामजद किया। योर ऑनर, पहली बात तो यह है कि इस केस में मेरे क्लाइंट मिस्टर हम्माद खान को बिल्कुल गलत तौर पर मुलव्विस किया गया है और मैं आपकी मोअज़्ज़िज़ अदालत में यह बात साबित कर दूंगा कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह है। योर ऑनर, ये डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल का सीधा साधा केस ही है और जैसा कि पुलिस ही की तफ्तीश बयान करती है कि मकतूल उबैद घर में अकेले थे क्योंकि बीवी से तलाक हो चुकी थी और बच्चे भी बीवी के पास थे। इसलिए पुलिस ने खुद ये कैसे फैसला कर लिया कि घर से कोई कीमती चीज़ गायब नहीं हुई थी। वॉलेट से तो पता चल गया कि रकम वगैरह गायब हुई है। मुमकिन है कोई मामूली चोर उचक्का हो, चोरी के दौरान उससे कत्ल हो गया और वो घबरा कर कोई बड़ी चीज चुराए बगैर फरार हो गया। योर ऑनर, वकील साहब के दलाइल में दम नहीं है। सर, ये डकैती की वारदात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मकतूल के घर में फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं पाए जाते। साफ नजर आता है कि कातिल मकतूल का जानने वाला था। मकतूल ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला, कातिल घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे कत्ल किया और फिर कत्ल को डकैती का रंग देते हुए वहां से फरार हो गया। योर ऑनर, मुल्जिम हम्माद की मकतूल से शनासाई थी और मुल्जिम के पास उबैद अहमद को कत्ल करने का मुहरिक भी था। सर, इसी बात को साबित करने के लिए मैं मकतूल के छोटे भाई सिराज अहमद साहब को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। सिराज अहमद हाजिर हो। सिराज साहब, आप अदालत को बताएंगे कि आपको क्यों शक है कि आपके भाई का कत्ल मुल्जिम हम्माद नहीं किया है? जज साहब, ये हम्माद मेरी साबका भाभी सदफ से शादी करना चाहता था। भाई मेरे भाभी को तलाक देके खुश नहीं थे, वो बहुत पछता रहे थे। उस दिन की बात है। भैया, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं यार। अपने भाई को नहीं बताएंगे आप? बात शेयर करने से दिल का बोझ हल्का होता है। यार, जब सदफ बच्चे ले जाती है तो मेरा घर कब्रिस्तान बन जाता है। बच्चे 5 दिन मेरे साथ रहते हैं और वीकेंड माँ के साथ गुजारते हैं। बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है सिराज, लेकिन मेरे बच्चे तो तकसीम होकर रह गए। भाई, आपको भाभी को तलाक नहीं देनी चाहिए थी। मुझे अब अपनी इस गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। भाई, अब तो एक ही रास्ता बचा है, हलाल का। मैं भी ये सोच रहा था कि सदफ को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि अगर इस बात का इल्म हम्माद को हो गया तो वो मुझसे लड़ने मरने पर आमादा हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि वो गुस्से का किस कदर तेज़ है। और याद रखना कि अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसके पीछे सिर्फ हम्माद हो, सिर्फ हम्माद। जज साहब, इसके अलावा भाई से किसी की दुश्मनी नहीं थी। जज साहब, भाई को इसी ने कत्ल किया, इसको तख्ताधार में लटकाया जाए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मिस्टर सिराज ने जो इल्ज़ाम लगाया, इनकी जो ख्यालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ इस्तग़ासा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ना तो कोई फोरेंसिक एविडेंस है, ना कोई फिंगरप्रिंट है और ना ही कोई चश्मे-दीद गवाह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कत्ल 20 जुलाई की रात को हुआ और उस रात
मेरे क्लाइंट अपने फ्लैट में थे, उसकी गवाही अहले मोहल्ला ने भी पुलिस को दी है। क्या आप बता सकते हैं कि 20 जुलाई को हमाद अपने फ्लैट पर ही था? सर हमाद अपने फ्लैट पर ही था। आप इतना पक्का यकीन से कैसे कह सकते हैं वो फ्लैट पर था? सर बात यह है कि हमाद को लेट नाइट टीवी देखने की आदत है और उस रात भी हमाद के फ्लैट से टीवी की आवाज़ आ रही थी और उसके फ्लैट की लाइट्स भी ऑन थी। वकील साहब अदालत को पूरी बात बताएं ना। ठीक है, आपके क्लाइंट 20 जुलाई की रात अपने अपार्टमेंट में थे, लेकिन उसी रात 20 जुलाई रात 2 बजे इनके अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि ये अपने अपार्टमेंट की एलिवेटर से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ गए। योर ऑनर, ये रात 2 बजे कहां गए थे? ये ठीक है कि सीसीटीवी फुटेज में मेरे क्लाइंट एलिवेटर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहां गए थे? इनका मोबाइल इनकी कार में रह गया था और ये पार्किंग में अपनी कार में अपना मोबाइल तलाश कर रहे थे, जो फ्रंट सीट के नीचे कहीं फंस गया था। उसे ढूंढने में इन्हें तकरीबन आधा घंटा लगा। उसके बाद ही वापस आ गए थे। उबैद के घर गए, उसे कत्ल किया, फिर वापस आए। ये यूं दुरुस्त नहीं हो सकता कि मेरे क्लाइंट के अपार्टमेंट से मकतूल उबैद के घर का फासला तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव का है। 30 मिनट में वो कत्ल करके कैसे वापस आ सकते हैं? सर, एक गाड़ी से सेलफोन तलाश करने में भी 30 मिनट नहीं लग सकते। और जहां तक रही बात मुल्जिम के घर से मकतूल के घर तक का फासला 40 मिनट में तय होता है। सर, रश आवर्स में दिन के वक्त ये फासला 40 मिनट का हो सकता है, जबकि रात के 2 बजे, जबकि सड़कें भी सुनसान हो। सर, कुछ بعید नहीं कि 30 मिनट में ये रास्ता भी तय हो जाए, ये वारदात भी हो जाए और इंसान वापस अपने घर आके छुप जाए। और इनके क्लाइंट ने ऐसा ही किया है। योर ऑनर, मुल्जिम पर इल्जाम किसी मफरूजे की बुनियाद पर नहीं लगाया गया। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है और चंद हकायक हैं। इन्हीं हकायक को वाजे करने के लिए मैं चाहूंगी कि मकतूल की साबिका बीवी सदफ को कचहरे में बुलवाऊं। इजाजत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसे शख्स पे कैसे एतबार कर लिया जो एक खूनी और कातिल भी हो सकता है। दरअसल इसे वहम हो गया था कि मैं हलाले के गर्ज से इसे शादी कर रही हूँ ताकि मैं अपने साबका शौहर के पास वापस जा सकूँ अपने बच्चों को लेकर। मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसने अपने उसी वहम में आकर उबैद को रास्ते से हटा दिया। बेटा, अपने स्कूल बैग्स में सारी बुक्स रख लेना, आप लोगों के पेपर होने वाले हैं ना। और हाँ, इनकी पढ़ाई का ख्याल रखना, नेग्लिजेंस नहीं चाहिए मुझे। कौन जाहिल है जैसे दरवाजा बजाने की तमीज नहीं? आ रहे हैं। कौन है? तुम? सदफ है यहाँ? उसे बोलो, उसे लेने आया हूँ मैं। हम्माद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता तो है फ्राइडे इवनिंग को मेरा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का प्रोग्राम होता है। बच्चों के साथ प्रोग्राम होता है या बच्चों के बाप के साथ? हम्माद, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और बच्चों को भी साथ ले चलो। और हाँ, आज के बाद तुम बच्चों को लेने खुद नहीं आओगी, बल्कि ये शख्स अपने ड्राइवर के जरिए बच्चों को ड्रॉप करवाएगा, समझी? तुम होती कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? हाँ, ना मैं अभी तुम्हारे साथ आ रही हूँ और ना ही मेरे बच्चे, समझे? और आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। ए मिस्टर, याद रखो कि इस वक्त तुम मेरे घर पर खड़े हो और मैं अपने घर पे किसी भी किस्म के हंगामे की इजाजत नहीं दे सकता। बेहतर ये कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, मैं सदफ से बात कर रहा हूँ। हम्माद, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज। वाह, दोनों मियां बीवी फिर से राजी हो गए। मैं ही बेवकूफ हूँ जो कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम सदफ, अभी तक तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दत देखी है और अब तुम मेरी नफरत की इंतहा देखोगी, तुम भी और तुम्हारा ये शौहर भी, समझी? चल। महकमा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस साल टारगेट किलिंग की वारदातों में 50% कमी हुई है। कराची में 1 जनवरी से 30 जून तक कत्ल की 501 वारदातें हुई, जबकि 2014 में कराची में कत्ल की वारदातों की तादाद 1062 थी। हम्माद, तुमने बहुत बुरा किया। तुम क्या समझते थे
तुम कत्ल कर दोगे और मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत, समझे तुम? मुद्दई ने इस पे शक किया जिस पे हमने एफआईआर कर दी। लाश का पोस्टमार्टम भी करा लिया हमने, उसकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। इसके घर की हमने तलाशी भी ली है। हमने इसके घर की बहुत अच्छी तरह से तलाशी ली, एक एक चीज हमने चेक की। चंद कागजात ऐसे ही मिले हैं जिससे जाहिर होता है ये मुल्क छोड़ के फरार होने वाला है। ओहो, तो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था तो इसके बेड के नीचे से हमें पिस्टल का खाली होस्टर मिला है, जो हमें शक है ये उसी पिस्टल का है जिससे मकतूल को कत्ल किया गया। अरे इसका पिस्टल कहाँ है? पिस्टल कहाँ है इसका जिससे तूने उबैद को कत्ल किया है? सर आपको गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता ये होल्स्टर मेरे घर में कैसे आया। योर ऑनर, हमने इसका सीआरओ कराना है, अभी इससे आला कत्ल भी बरामद करना है और फिर यह मालूमात करना है कि इसने किन वजूहात के ऊपर कत्ल किया। इसलिए हमें इसका रिमांड चाहिए। ये अदालत मुलजिम हम्माद खान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ ये हुक्म भी दिया जाता है कि इस केस से मुताल्लिक तमाम तरह तफ्तीश मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। मैडम, दौरान रिमांड हमने हर किस्म की सख्ती करके देख ली, लेकिन हम्माद कुछ कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कत्ल का मोरिक उसके पास है और उसके खिलाफ एविडेंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ साबित नहीं कर पा रहे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप अभी तक उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पा रहे तो एक और पहलू भी है, पता नहीं आपने उस पर गौर किया कि नहीं। हो सकता है मुल्जिम इस जुर्म में अकेला मुलव्विस ना हो, उसके साथ कोई उसका साथी भी हो। मुझे तो शुरू से मकतूल की साबिका बीवी सदफ पर भी शक है। आपने उससे तफ्तीश की? हम्माद को मुल्जिम नामजद करने से पहले हमने मकतूल की एक्स वाइफ को ही चेक किया है। आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे? वो होमवर्क कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप 20 जुलाई की रात आप कहाँ थी? दरअसल तलाक के बाद मेरे और उबैद के दरमियान ये तय पाया था कि वीकेंड्स पे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। उस दिन बच्चे मेरे साथ ही थे। मैंने बच्चों को उबैद के घर से पिक किया, फिर अम्मी के घर ले गई। मेरी अम्मी खैरपुर में रहती हैं और हमने रास्ते में एक मोटेल पे एक क़याम भी किया था। उसके बाद हम अम्मी के घर चले गए। अगर आप चाहें तो मोटेल से जाके चेक भी कर सकते हैं। मैडम, हमने मोटेल से कंफर्म कर लिया है, उस रात सदफ अपने बच्चों के साथ उसी मोटेल में थी। लेकिन क्या आपने ये बात कंफर्म की कि उस रात मोटेल में सदफ अपने बच्चों के साथ पूरी रात रही थी? मोटेल में सीसीटीवी कैमरास नस्ब हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स निकलवाएं, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए हमें। बीबी, ये बताइए कि 20 जुलाई की रात को आप बच्चों के साथ मोटेल से बाहर कहाँ गई थी? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में यह है कि 11:25 के करीब आप मोटेल से बाहर निकली हैं। दरअसल उस दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। वहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। और बाहर जाके भी मुझे काफ़ी दूर जाके मेडिकल स्टोर किसी फ्यूल पंप में मिला था। फिर भी इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी ना। मोटेल की सीसीटीवी में आप 3:50 पर वापस नजर आती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे उन रास्तों का आइडिया नहीं था, मैं भटक गई थी वहाँ पर। आप मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय हम्माद से इन्वेस्टिगेशन करें। हम हम्माद से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको यूं पक्का यकीन कैसे है कि हम्माद ही उबैद का कातिल है? हम्माद उन दिनों पागल हो चुका था, वो अपने सेंसेस में ही नहीं था। हम्माद, अरे कब से आवाजें लगा रही हूँ, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? कोई अंदर आ जाता तो। सॉरी, लेट हो गई ना। कल शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी शक्ल दिखा रही हो। अम्मी को बुलवाया तुमसे मिलवाने के लिए, मगर इंतजार करके चली गई। कहाँ थी तुम? सॉरी ना बाबा। क्यों, तुम्हें पता था ना वीकेंड पे बच्चे मेरे साथ होते हैं और फिर उनको उनके बाप के पास भी वापस छोड़ना पड़ता है। और नवाब साहब को देखो,
फोन करती गई लेकिन स्विच ऑफ करके बैठे हुए थे और मुझे बोल रहे हैं। जरूरी है कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप तुम दो? ये काम उबैद का ड्राइवर ही कर सकता है, लेकिन नहीं, तुम बच्चों को ड्रॉप करने जाती हो, तुमको गेट पे ड्रॉप कर सकती हो। हम्माद, क्या हो गया है तुम्हें? किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? वो मेरे बच्चे हैं, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। बच्चों को तो बहाना है, ऐसी क्या बातें करती हो उससे तुम दोनों को पछतावा है ना? तुम दोनों फिर से मिलना चाहते हो। एक बात याद रखना, मुझे पता है तुम मुझे हलाले के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो, बस। स्टॉप इट हम्माद, मैं तुम्हारी यहाँ बकवास सुनने नहीं आई हूँ और मुझे लगता है तुम अपने सेंसेस में नहीं हो। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाए ना, तब मुझे कांटेक्ट करना। मैं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप माने या ना माने, ये कत्ल हम्माद ने किया है। ये तो हमें भी यकीन है, मगर वो कमबख्त इकरार जुर्म भी तो करे। रहमत की माजरत चाहते हैं आपसे। बहरहाल जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट में आपकी जरूरत पड़ सकती है। मैं अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, उस मेडिकल स्टोर का तो नाम आप जानती होंगी जहाँ से आपने बच्चे के लिए दवाई ली थी। स्टोर का नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे पास स्लिप होगी, मैं ढूंढकर आपको भिजवा देती हूँ। सिंध पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के इब्तिदाई 6 माह के दौरान कराची में कत्ल की 970 वारदातें हुईं। इस तरह कराची में कत्ल की यौमिया वारदातों की औसत 2.7 बनती है, जबकि साले रवा में जून तक रहजनी के 1115 केसेस रजिस्टर हुए। मैडम, लगता है सदफ अदम सबूत की बिना पर क्लियर हो जाएगी, और ना ही हमें हम्माद के खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिल रहा है जिससे हम अदालत में उसे मुजरिम साबित कर सकें। देखिए, एक इस बात को भी क्लियर करवाएं कि सदफ कहीं मुल्जिम पर मजीद शक डालने के लिए किस्से कहानियां तो नहीं बता रही। उसके बयान में कितनी सच्चाई है उसकी तस्दीक करने के लिए मेरे ख्याल में शहरोज़ आप भी साथ जाएं इंस्पेक्टर साहब के और हवालात में हम्माद से मिलें। और जहाँ तक बात रही सबूत मिलने की, तो अभी तक की तफ्तीश में 2 बहुत अहम गवाह हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है। मेरे ख्याल में मैं खुद आपके साथ चलती हूँ और उन 2 गवाहों तक अगर हमें रसाई मिल जाए तो उनके बयान की बहुत इम्पोर्टेंस है। मेरे ख्याल में भाभी अपनी ज़िंदगी और हालात पर बहुत पछता रही थी। मेरी नज़र में भाभी इस सारी कहानी में सबसे मजलूम किरदार हैं। भाई ने उन्हें तलाक देकर बहुत जुल्म किया। भाभी अजीब सी कश्मकश में मुब्तला रहती थी। आज हम खूब मजा करेंगे। अम्मा, दर्द हो रहा है, ऐसे करेंगे। ओके बाबा, बस बन गए आपके बाल। अच्छा ये बताओ, आज का क्या प्लान है? मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? जी नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। फिर तुम्हें खांसी होती है और रात भर नहीं सो पाती तुम। और मेरे कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज। कोल्ड ड्रिंक? जैसे तुम तो बीमार ही नहीं पड़ते। कोई नहीं, ना कोल्ड ड्रिंक मिलेगी ना आइसक्रीम मिलेगी, समझी? दिमाग खराब हो गया इसका लगता है। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तुम लोगों का? चलो एक काम करते हैं, अभी रास्ते से जाते हुए जूस ले लेंगे और घर जाके तुम लोगों को सैंडविच बना दूंगी। हेलो, क्या बात है? मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन काट रही हो? क्या मतलब है इस बात का? कहाँ हो तुम? अपने शौहर के घर? तुम्हें याद नहीं है, आज वीकेंड है। बच्चों को लेने आई थी यहाँ पर, बस घर जा रही हूँ। ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? तुम चाहती क्या हो? उस शौहर के घर में ही रहना है तो मुझे क्यों एंगेज किया हुआ है? तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रही हो? देखो, फजूल बातें मत करो प्लीज हम्माद। जब फोन करो बच्चों को बहाना बना के तुम अपने शौहर के पास चली जाती हो। अगर उस शख्स से इतनी ही मोहब्बत थी तो छोड़ा क्यों उसे? अब रहो उसी घर में। बाहर में जाओ तुम, तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चे, समझी? मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? नहीं बेटा, तुम लोगों ने सामान पैक कर लिया? भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? हम्माद का फोन था ना। भाभी, भाई से रिश्ता चाहे आपका खत्म हो गया हो, लेकिन मैं अभी भी आपका भाई हूँ।
मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएंगी आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो 2 कश्तियों में सवार होकर रह गई हूँ। मैं अपने बच्चों को भी तो नहीं छोड़ सकती ना। तलाक तुम्हारे भाई ने दी और सफ़र मुझे और बच्चों को करना पड़ रहा है। मैं तो बच्चों के साथ इसी घर में रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तलाक देकर सारे दरवाजे बंद कर दिए। भाई हम्माद की रकावत का शिकार हुए। मुझे समझ नहीं आ रही है आप लोग भाभी पर भी क्यों शक कर रहे हैं। वो तो अपने बच्चों की खातिर भैया के साथ रहना चाहती थी। हमाद, मुझे मिस आमना ने कुछ तफ्तीश करने आपके पास भेजा है। पुलिस वालों ने सारी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। अब आमना कबीर ने आपको क्यों भेजा मेरे पास और क्या पूछने के लिए भेजा? मुझे ये बताइए कि जिस दिन आप सदफ साहिबा के पीछे उबैद साहब के घर तक गए थे, उस दिन क्या हुआ था? सदफ ने आपको सब कुछ बता तो दिया होगा। जी हाँ, उन्होंने बताया है, लेकिन वो सब कुछ मैं आपकी ज़बानी लिखना चाहता हूँ। उबैद के घर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पोस्टमार्टम के 4 तरीक़ेकार हैं: फॉरेंसिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। कत्ल की तफ्तीश में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है, जिसमें मरने वाले की शनाख्त, मौत का सबब, वक्त, तरीक़ेकार और इस बात का तयन किया जाता है कि मौत किन हालात में वाक़ हुई। उबैद के घर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अब इसका एहसास होता है। उबैद मुझे देखते ही आप से बाहर हो गया। तू मेरे घर तक आया कैसे? तू होता कौन है? और तुम अपने पीछे अपने इस आशना को मेरे घर तक ले आए। कैसी औरत? किस किस्म की औरत हो तुम? और मैं कितना अहमक था जो तुम्हें दोबारा अपनाने का सोच रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें तलाक देकर बहुत सही फैसला किया था। और तुम कितनी दीदा दलेरी से इस बदकुमाश इंसान को मेरे घर तक ले आए। मुझे नहीं अंदाजा कि तुम्हारा ताल्लुक इस किस्म के लोगों से है। आज के बाद तुम मेरे बच्चों से नहीं मिलोगी। दूसरी शादी तो कर ही रही हो ना तुम। उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनेगा मेरे बच्चों पर। और तू अभी तक यहां क्यों खड़ा है? दफा हो जाए यहां से। मैं कहता हूं दफा हो, वरना पुलिस बुलाकर मैं तेरे ऊपर ट्रेसपासिंग का केस कर दूंगा। दफा हो यहां से। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ भी ना हो। हाँ, सच तो ये है कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। चाहता तो उबैद तो कत्ल कर सकता था, लेकिन ना जाने क्यों इतना गुस्सा होने के बावजूद मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि ना मैं मुजरिम हूँ ना मैं कातिल। मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ? अगर उसका मैंने कत्ल किया होता तो मैं कब का भाग चुका होता। योर ऑनर, इस वारदात में मुल्जिम का साथी कौन हो सकता था? और वो कौन हो सकता था जिसके पास भी मकतूल को कत्ल करने का मुहरिक हो? योर ऑनर, ये मुहरिक मकतूल की साबिका बीवी सदफ के पास जरूर था। पुलिस और इस्तखासा को भी तफ्तीश के दौरान सदफ पर शक हुआ और इस शक को तकवीयत देने के लिए इस्तखासा को कुछ सबूत भी मिले। जिस हाईवे के मोटेल में 20 जुलाई की रात सदफ अपने बच्चों के हमरा ठहरी थी, उस मोटेल की सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि सदफ अपने बच्चों के हमरा रात 1 बजे मोटेल से निकली और सुबह 4 बजे के करीब अपने बच्चों के हमरा वापस आई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल का कत्ल रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान हुआ। योर ऑनर, सदफ साहिबा का ये कहना था
कि वो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए निकली थी और रास्ते में भटक गई और मोटेल का रास्ता भूल गई और वापस आते आते उन्हें सुबह के 4 बज गए। योर ऑनर, उबैद अहमद के कत्ल का शक दोनों अफराद पर किया जा सकता था, लेकिन दोनों अफराद के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई फॉरेंसिक एविडेंस हमारे पास नहीं था। गौर व फिक्र करने के बाद इस्तखासा को ख्याल आया कि इस केस से जुड़े 2 अहम शख्स ऐसे हैं जिनसे इस केस में पेशरफ्त करने के लिए कोई ना कोई अहम इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इन 2 गवाहों तक रसाई बहुत मुश्किल बना दी गई और आखिरकार इस्तखासा जब इन दोनों गवाहों से बयान लेने में कामयाब हुई तो मालूम हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा बयान कितनी बार रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं जी, इस मर्तबा आपके बयान की हमें जरूरत नहीं है, हमने आपके बच्चों से बातचीत करनी है। बच्चों से? देखिए, ये पहले ही बहुत डिस्टर्ब हैं, मैं आपको इनसे बात करने की परमिशन नहीं दे सकती। जाओ बच्चों, बाहर जाके खेलो। नहीं, आप बैठे अभी प्लीज। हाँ, आप परमिशन नहीं भी देंगी ना तो हमें अदालत से परमिशन मिल जाएगी। बच्चों से हमने 2-4 सवाल करने। बेटा आप इधर आए मेरे पास। इतनी प्यारी और बाल कितने प्यारे हैं आपके। हाँ, क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा। और आपका बेटा? हसन। हसन, आपको अभी थोड़े दिन पहले मामा लेकर गई थी ना, पिकनिक पे जा रहे थे, नानी के घर जा रहे थे, है ना? और उस रात मामा के साथ आप एक छोटे से होटल में भी ठहरे थे ना? तो जब आप लोग वहाँ होटल में ठहरे थे तो रात को मामा आप दोनों बेबीज को लेकर कहीं गई थी ना? जी। कहाँ गए थे आप लोग? वो हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। आइसक्रीम खाने गए थे? कहाँ पर गए थे आइसक्रीम खाने? पापा के घर के पास एक दुकान है ना आइसक्रीम की, वहाँ पर हम आइसक्रीम खाने गए थे, जहाँ पे हम रोज जाते हैं। पापा के घर के पास, गुलशन इकबाल में जहाँ उनका घर है? जी। तो बेटा आपको कैसे पता है कि आप कराची वाली शॉप पे गए थे? अब बच्चों को रास्तों का क्या पता। आप तो बीच में दखल ना ही दें। क्या बता रही थी आप मुझे? कहाँ पर गए थे? पापा के घर के पास गए थे ना, वही अंकल थे दुकान पे। पहले भी आपने वहाँ से आइसक्रीम खरीदी है? ऐसा ही है बेटा? पापा के घर के पास आइसक्रीम शॉप है, वहाँ गए थे आप लोग? योर ऑनर, इन मासूम बच्चों से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की तस्दीक करने के लिए जब हमने उस आइसक्रीम पार्लर के वेटर से जाकर बातचीत की तो उसने भी बताया कि बच्चों के बयान में सच्चाई थी। योर ऑनर, उस आइसक्रीम पार्लर के वेटर मुअज्जम हसन का तहरीरी बयान अदालत में पहले ही जमा करवा दिया गया है। योर ऑनर, इस वारदात की असली मुल्जिमा को अदालत में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमा को पेश किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिमा सदफ, बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती? मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी और ना ही उनकी बाप की जायदाद को। आज के बाद तो मेरे बच्चों से नहीं मिलोगी, मेरे बच्चों से नहीं मिलोगी, मेरे बच्चों से नहीं मिलोगी। शादी तो कर ही रही हो ना, शादी तो कर ही रही हो ना। उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनेगा मेरे बच्चों का, नहीं बनेगा मेरे बच्चों का। अगर मैं हम्माद से शादी कर लेती तो मुझे बच्चे कभी नहीं मिलते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और फिर मैंने फैसला कर लिया कि उबैद को रास्ते से हटाना पड़ेगा। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। उबैद, सदफ, तुम अब और इस वक्त? और बच्चे कहाँ हैं? सब खैरियत तो है ना? मुझे अंदर आने तो बताती हूँ। हाँ, तुम अंदर आओ, लेकिन हुआ क्या है? बच्चे कहाँ हैं? मुझे बताओ तो सही, सब खैरियत तो है ना? वो मुझे जल्दी में कुछ समझ नहीं आया। मैं एक चीज लाई हूँ तुम्हारे लिए, उसे देख लेना। लाने को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बच्चे कहाँ हैं?
ये बताओ, आला कत्ल तुमने कहां से हासिल किया था? जिस पिस्तौल से मैंने उबैद का कत्ल किया, वो पिस्तौल मेरे मरहूम वालिद की थी। वो पिस्तौल मैंने हम्माद के घर छुपाई थी। हम्माद को इस बात का इल्म नहीं था। वारदात के दिन मैं हम्माद के घर किसी बहाने से गई। वहाँ मैंने पिस्तौल तो निकाल ली, लेकिन होल्स्टर इसके बेड के नीचे फेंक दिया। पुलिस को जो हम्माद के घर से कागजात मिले थे बाहर जाने के लिए, वो दरअसल मेरे ही थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चे और जायदाद मिलने के बाद मैं इस मुल्क से बाहर भाग जाऊंगी। जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। मुझे माफ कर दें जज साहब, माफ कर दें। अगर मुझे सजा हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वकीला की बहस और मुल्जिमा सदफ के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जायदाद के लालच और बच्चों के हुसूल के खातिर मुल्जिमा सदफ ने अपने साबका शौहर उबैद अहमद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दिफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्जिमा सदफ को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम हम्माद को इस केस से बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।